क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो वन ऑफ द रूट्स मतलब एक्स का वैल्यू, राइट। एक्स का एक वैल्यू क्या दिया गया है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है वो क्या दिया हुआ है, -3। देन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -3। तो बैठाएंगे। तो मेरा के का वैल्यू क्या आया, 4/3। दैट इज ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज। बोलो ये कौन सा वाला होगा, ऑप्शन बी। समझ आया ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये तो कुछ करने वाली चीज नहीं है। ध्यान से देखना, दिस वन इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये चीज क्या है ये पहले बताओ, व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाई इट इज नॉट क्यू। अच्छा, समझ आया। दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये ना हो तब, समझ आया। अगर ये ना हो तब, कांस्टेंट। समझ आया, कांस्टेंट। दिस इज नॉट द वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट। हम लोग कहते हैं ना ए बी सी आर कांस्टेंट, इसका मतलब लीनियर टर्म मेरा ये और कांस्टेंट टर्म का मतलब ये। समझ आया या नहीं आया। ये लीनियर टर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो 1 है। समझ आ रहा है, तो इसलिए लीनियर। और ये वाला क्या है, ये वाला कांस्टेंट टर्म है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कहा गया है, सपोज इसका जो जीरो है वो जीरो क्या है, एक दूसरे का नेगेटिव है। मतलब सपोज एक अल्फा और बीटा, तो हम ये कह पाएंगे अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। मतलब ये वाला क्या है, जो दूसरा वाला है उसका नेगेटिव में है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, जीरो मतलब रूट्स। समझ आया या नहीं आया। अभी देखो, तो अभी इससे हम लोगों को, जब हमको अल्फा बीटा मालूम होता है तो हमको हमारे पास दोनों ही रिलेशन रहता है, दो रिलेशन। क्या, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
समझ आया? जो जो जीरो है उनमें से एक वाला दूसरे वाले का नेगेटिव है। तो अगर एक बीटा हुआ तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? माइनस बीटा। तो हम ये जानते हैं, और दूसरे वाला हम क्या जानते हैं? हम यही दोनों जानते हैं, राइट? ये कैसे किए? ये पढ़ाई करके किए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए थे तब किए थे, सम ऑफ द जीरोस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस। हाँ, ये वो वाला चीज है। तो अभी देखो, अगर अल्फा का वैल्यू माइनस बीटा हुआ, समझ आया या नहीं आया? हाँ, समझ आया। और इधर फिर क्या होगा? यहाँ पे माइनस बी बैठा देते हैं। कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये वाला। माइनस बी प्लस माइनस बीटा प्लस बीटा जीरो, और इस तरफ माइनस बी वाई है, यहाँ पे लिखे। समझ आया? तो अभी देखो, बी का वैल्यू मेरा कितना आया? यहाँ पे अगर जीरो बैठाएंगे तो ये वाला टर्म रहेगा या नहीं रहेगा? समझ आया ना? मतलब लीनियर टर्म नहीं है। क्लियर? दूसरी वाला, यहाँ से हम सी का वैल्यू निकाल लिए। सी का वैल्यू हमने निकाल लिए। ये माइनस में आया ना? माइनस में आया ना? इसका मतलब क्या? कांस्टेंट वाला टर्म क्या हो गया? माइनस में हो गया। ये कौन सा वाला ऑप्शन है? हाँ, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। हाँ, समझ आया ना? ये दो कंडीशन ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखो, इसको बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 10th टर्म ऑफ द एपी दिस वन। ठीक है, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। तो इसको तो देख के ही समझ आ रहा है। तो इस हिसाब से मेरा ए का वैल्यू क्या आएगा और डी का वैल्यू क्या आएगा? क्लियर? अभी मुझको nth टर्म पूछा, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मुझको ए 10 पूछा। तुम्हारा भी यही आया ना? तो ऑप्शन ए। दिस वन इज ऑल्सो इजी। ये तो हमने पिछले क्लास में किया था। क्या दिया हुआ है? इफ एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 16/9।
देन फाइंड x is to y। अगर तुम्हें ये वाला लाइन डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, एक लाइन ज्यादा करना, ब्रैकेट बैठा के करना, उसके बाद ये नीचे वाला माइनस प्लस में आ जाएगा। और अगर तुम समझ पा रहे हो तो एक ही स्टेप में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, तो पूछा क्या, x is to y। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? अगर इसको ही अगर तुम पिछले वाले की तरह करना चाहते हो, जैसे तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहे थे, उसमें भी होगा, ठीक है? तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लो। तो अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो नेक्स्ट लाइन क्या आएगा मेरा, 16x माइनस 16y इक्वल टू 9x माइनस प्लस 9y। अभी x को एक तरफ लेके आएंगे, सही किए ना? तो x को एक तरफ लेके आएंगे तो 16x माइनस 9x इक्वल टू 16y प्लस 9y। ये माइनस करने पे चला आएगा 7x इक्वल टू 25y। तो x y इसके नीचे ले आए, 25 7 इसके नीचे ले आए। तो इससे मुझको क्या पता चला, x इज टू वाई इक्वल टू 25 इज टू 7। सेम आंसर। क्लियर हुआ? ये सिंपल इक्वेशन है, इसलिए तुम कोई भी एक से करोगे तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट इक्वेशन रहेगा तब हम ज्यादा पेपर किसको देंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is -2 and common difference is -2 are। तो बोलो पहले तुम, कौन सा वाला होगा? ऑप्शन सी होगा। राइट, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देख लो। हाँ, ये देख के ही पता चल रहा है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फिर से -2। तो हाँ, तो हमारा ए एन का वैल्यू, अच्छा ए एन छोड़ो, सिंपल तरीके से सोचो। A1 फर्स्ट वाला क्या होता है, ए होता है, इसका मतलब -2। सेकेंड वाला क्या होता है, ए प्लस डी, तो -2 -2 -4। तो A3 क्या होता है, A2 प्लस डी, -4 -2 -6। सिमिलरली A4 A3 प्लस डी, -6 -2 -8। तो इस तरीके से। अभी इसके बाद वाला, ये क्या कह रहा है, इफ P greater than 0 and Q greater than equal to 0 then P plus Q डैश P। यहाँ पे क्या होगा? देखो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले अच्छे से समझना। वाह, क्या पढ़ाई किए हो तुम। चैप्टर, कौन से चैप्टर पहचान नहीं पा रहे हो? इनइक्वालिटीज। समझ आया? हाँ, अभी देखो,
एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो ही चीज चाहिए, एक कॉन्सेप्ट, नंबर टू मेथड। हमको ये पता होना चाहिए कैसे करना है और ये पता होना चाहिए क्या करना है। अभी देखो, इससे तुम क्या समझ रहे हो? P ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? तुम्हारे ये देख के तुम्हारे दिमाग में आ क्या रहा है, पहले तो ये बताओ। कितना है पॉजिटिव वैल्यू, कितना है? हाँ, तो इससे मुझको क्या पता चल रहा है? इससे मुझको ये पता चल रहा है कि इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा। दिस इज द मीनिंग। तो इसका वैल्यू मेरा आया, समझ आया? अभी इसका वैल्यू क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ आया? अभी मुझको करने को क्या बोला, करने को क्या बोला? क्या मैं पी का वैल्यू 1 ले सकता हूँ? क्या मैं क्यू का वैल्यू 0 ले सकता हूँ? कितना आता है ऐड करने पे? और पी का वैल्यू मैंने क्या लिया था? तो ये दोनों क्या इक्वल है? तो पहले वाला मुझको क्या मिला? इक्वल मिला। समझ आया या नहीं आया? अभी पी का वैल्यू हमने 1 ही लिए, क्यू का वैल्यू भी अभी 1 ले लिए, तो मेरा क्या हुआ? और पी का वैल्यू मैंने कितना लिया? 1। अभी बोलो क्या आया? ग्रेटर आया, राइट? ग्रेटर आया मतलब दूसरा वाला साइन मेरा क्या? ग्रेटर आया। क्लियर हुआ? अभी ध्यान से सोचो, मैंने पी को कांस्टेंट रखा, राइट? मैंने पी का वैल्यू चेंज नहीं किया, मैं सिर्फ क्यू का वैल्यू चेंज कर रहा हूं, राइट? और हमेशा मेरा क्या आ रहा है? पहली बार इक्वल, दूसरी बार ग्रेटर देन। क्लियर? अभी मैं क्या करता हूं? अभी मैं क्यू का वैल्यू कांस्टेंट कर देता हूं और पी का वैल्यू इंक्रीज करता हूं, ये भी तो हो सकता है। तो देखो, अगर मैं क्यू का वैल्यू 0 रहने दू और इसका वैल्यू 2 कर दूं, तो ये 2 होगा और ये 2 होगा, तो फिर से इक्वल आ जाएगा। समझ आया ना? देखो देखो, नीचे नीचे लिखे देखो, पी का वैल्यू 2 लिए, क्यू का वैल्यू 0 लिए। समझ आया? तो मेरा 2 आया। अरे भाई, 0 और 1 तो ले लिए, फिर से ले लेंगे। थोड़ा फोकस यहाँ पे करो, थोड़ा फोकस यहाँ पे करो, देखो हम कैसे कैसे कर रहे हैं। तो इसमें मेरा 0, इसमें मैंने 2 लिया। पहले मैंने p को कांस्टेंट रखा, उसके बाद अब मैं q को कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, अगर q का वैल्यू 0 है तो ये कॉमन सी बात है ना, p प्लस q का और p का वैल्यू सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सेम ही आएगा। तो अभी q का वैल्यू हमने 1 कर दिया, ठीक है? और p का वैल्यू 2 के जगह हम क्या कर लिए? अच्छा, 2 ले लिए, 2 ले लिए, तो ये मेरा 3 हो गया ना? तो ये, और यहाँ पे p का वैल्यू क्या है? 2 है, अगर हम 2 लिए तो ये ग्रेटर हुआ फिर से। अभी ध्यान से सोचो, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ये जो p वाला है ये ज्यादा हो जाए, इस तरफ ज्यादा हो जाए? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना रहेगा वो तो यहाँ पे है ना ऑलरेडी, उसके बाद ये प्लस कर रहे हैं, और ये ग्रेटर में है, माइनस में तो है नहीं जो यहाँ का वैल्यू डिक्रीज करेगा।
तो ओवरऑल हम ये सब ना भी करके डायरेक्ट कह पाते कि ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल होगा। ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, और इक्वल तुम अगर ना समझ पाओ तो ये कर लेना, तो तुमको आइडिया आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, ये तुम समझे जो मैंने कहा अभी? तो कर लो फटाफट। तो हाँ, तो अभी आइडिया आ गया ना, अगर ऐसा कुछ दिया हो और फिर भी मुझको कुछ समझ ना आए तो मैं ऐसा अगर करूंगा तो मेरा आ जाएगा।